उसी शाम बिना किसी शोर शराबे और मीडिया अटेंशन के मल्होत्रा मेंशन के अंदर बने एक छोटे से मंदिर में शादी की रस्में पूरी हो रही थी। सानिया ने लाल रंग का एक सिंपल सा ब्राइडल जोड़ा पहना था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो उदास सी बैठी थी। उसने अभी तक अपने दूल्हे का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो घूंघट में थी और दूसरी तरफ कबीर शेरवानी में था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा था। उसने शादी सिर्फ अपनी दादी के इमोशनल ब्लैकमेल और बिगड़ती तबीयत की वजह से की थी, वरना वो शादी कभी नहीं करता। उसने भी अब तक अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था। वो तो खुद ही इतने गुस्से में था। दादी वहीं व्हीलचेयर पर बैठी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। पंडित जी ने कहा, वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। कबीर अपनी जगह से खड़ा हो गया, पर सानिया के पैर जैसे जम चुके थे। वो उठ ही नहीं पाई और कबीर ने जब देखा कि सानिया नहीं उठ रही तो उसने गुस्से में सानिया को गोद में उठा लिया। सानिया हड़बड़ा गई और उसने कबीर के कंधे पर हाथ रख लिया। उसे घूंघट से कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, पर कबीर के हाथों की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी जिससे वो अंदाजा लगा पा रही थी कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। सानिया ने मन में सोचा, हे भगवान, मुझे इतना मजबूर क्यों कर दिया आपने? हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते, फिर भी हमें ये करना ही होगा अपने अपनों के लिए। मैं भी मजबूर हूँ और कहीं ना कहीं ये भी। कबीर सानिया को गोद में उठाए ही फेरे लेने लगता है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी उलझनों में उलझे फेरों के साथ साथ एक दूसरे से बंधते जा रहे थे। 7 फेरों के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ गए। पंडित जी ने एक थाल आगे किया। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। कबीर ने सानिया के गले में मंगलसूत्र पहनाया। अब आप वधू की मांग भरेंगे। कबीर ने सानिया का घूंघट उठाने के लिए हाथ आगे किया ही था कि तभी, बेटा, शादी से पहले हमारे यहाँ दुल्हन का चेहरा नहीं देखा जाता। तुम वैसे ही घूंघट में से सिंदूर लगा दो उसे। कबीर के हाथ रुक गए। उसने गहरी सांस ली और घूंघट के अंदर से ही सानिया की मांग में सिंदूर भरा। सानिया की आंखों से एक आंसू की बूंद कबीर के हाथों में गिरी। कबीर को एहसास हुआ कि वो रो रही है, पर उसने इस बात को इग्नोर किया और फिर सामने देखने लगा। रात 11:30 बजे। कबीर का मास्टर बेडरूम। कमरा फूलों से सजा था। सानिया घूंघट किए बेड के किनारे बैठी कांप रही थी। तभी दरवाजा झटके से खुलता है। कबीर अंदर आता है, अपनी शेरवानी का बटन खोलता है और उसे सोफे पर फेंक देता है। कबीर बिना सानिया की तरफ देखे सख्त लहजे में बोला, सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और दादी ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मेरे सामने घूंघट और सुहागरात का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट है। घूंघट हटाओ और चुपचाप सोफे पर जाकर सो जाओ। सानिया को ये रफ आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने धीरे से अपने कांपते हाथों से घूंघट पीछे किया और कबीर की तरफ देखा। कबीर जैसे ही पलटा, उसके कदम वहीं रुक गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे बारिश वाली वो घमंडी लड़की याद आ गई। सानिया शौक में खड़ी होते हुए बोली, तुम वो बदतमीज इंसान, तुम कबीर मल्होत्रा हो? इससे पहले कि सानिया और कबीर के बीच कोई बहस शुरू होती, अचानक कबीर का चेहरा पीला पड़ने लगा। वो अपने सीने को जोर से पकड़ता है। कबीर की आंखों की नसें लाल हो जाती है और उसके मुंह से अचानक खून का एक कतरा बाहर आता है। वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ता है। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कबीर, कबीर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? सानिया फर्श पर उसके पास बैठती है। तभी सानिया के लहंगे की जेब में रखा उसका फोन वाइब्रेट होता है। सानिया रोते हुए फोन निकालती है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, वेलकम टू मल्होत्रा मेंशन सानिया। तुम्हें क्या लगा तुम 7 दिन की पत्नी बनोगी? तुम्हारा पति तो आज की रात भी पार नहीं कर पाएगा और अगला नंबर तुम्हारा है। सानिया की सांसें अटक जाती है। उसने मैसेज पढ़कर पलटकर देखा। कबीर की आंखें बंद हो चुकी थी और उसकी धड़कनें रुक रही थीं। कबीर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और शरीर ठंडा पड़ रहा था। सानिया के हाथ में उसका फोन था जिस पर वो खौफनाक मैसेज चमक रहा था, तुम्हारा पति आज की रात पार नहीं कर पाएगा। सानिया का पूरा शरीर डर से कांप गया, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की घबराहट ने एक अजीब सी हिम्मत का रूप ले लिया। उसने फोन को बेड पर फेंका और जमीन पर कबीर के पास बैठ गई। सानिया कबीर का चेहरा थपथपाते हुए बोली, कबीर, आंखें खोलो कबीर,
तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते। तुम 7 दिन पहले कहीं नहीं जा सकते। हेल्प, कोई है? हेल्प, कोई है? प्लीज हेल्प। सानिया की चीख सुनकर हवेली की नौकर भागते हुए मास्टर बेडरूम में आते हैं। कबीर की हालत देखकर दादी रो पड़ती है। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। कुछ ही मिनटों में फैमिली डॉक्टर आते हैं। वो कबीर को बेड पर शिफ्ट करते हैं और उसे एक हैवी डोज का इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर पसीना पोंछते हुए कहते हैं, शुक्र मनाइए कि मिसेस मल्होत्रा ने सही वक्त पर आवाज लगा दी, वरना आज रात मिस्टर कबीर का हार्ट कोलैप्स कर जाता। इनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर और बाकी सब चले जाते हैं। रात के 1 बज रहे थे। सानिया कबीर के बेड के पास जमीन पर बैठी थी। उसकी नजरें उस फोन पर थी। सानिया सोचती है, अगर कबीर को बीमारी है तो उसे मारने की धमकी क्यों? क्या कबीर की जान को कोई और खतरा है? सानिया उस नंबर पर कॉल बैक करती है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। सानिया ने कबीर के सीने पर हाथ रखा और खुद से वादा किया, मैं सिर्फ 7 दिन की पत्नी बनने आई थी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें खरोच भी नहीं आने दूंगी कबीर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी इस हालत के पीछे किसी का हाथ है। कोई तुम्हें मारना चाहता है, पर क्यों, जबकि तुम्हारे पास जिंदगी के 7 दिन ही बचे हैं। सानिया यही सारी चीजें सोचते सोचते वहीं बैठे बैठे ही सो जाती है। अगली सुबह कबीर को होश आता है। उसके सर में भारी दर्द था। वो धीरे से आंखें खोलता है तो देखता है कि सानिया बेड के किनारे सर रखकर सो रही है। सानिया ने पूरी रात कबीर का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे खींच ले जाएगा। कबीर उस लड़की को गौर से देखता है। वही लड़की जो कल रात तक उसे घमंडी कह रही थी, आज उसकी जान बचाने के लिए रात भर जमीन पर बैठी रही। कबीर धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, जिससे सानिया की आंख खुल जाती है। सानिया झटके से उठते हुए कहती है, तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो एक साथ कई सारे सवाल पूछ लेती है। कबीर हल्की सी कमजोर आवाज में कहता है, रिलैक्स, मैं ठीक हूं। तुम जमीन पर क्यों सो रही थी? मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरे लिए ये केयरिंग वाइफ का ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सानिया को उसकी बात पर गुस्सा आता है, लेकिन वो उसके कमजोर चेहरे को देखकर शांत हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है दुनिया का हर इंसान तुम्हारे पैसों के लिए काम करता है? मेरी माँ हॉस्पिटल में है कबीर। मैं जानती हूँ कि किसी अपने को दर्द में देखने का मतलब क्या होता है। तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं बस वो चुका रही हूँ। सानिया उठकर जाने लगती है। तभी कबीर धीमी आवाज में कहता है। सानिया मुड़कर देखती है। कबीर ने नजरें झुका कर रखी थी। कल रात अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं आज की सुबह नहीं देख पाता। सानिया कुछ नहीं कहती, बस एक हल्की सी स्माइल देकर वॉशरूम में चली जाती है। कबीर को पहली बार महसूस होता है कि सानिया कोई लालची लड़की नहीं है, बल्कि वो बहुत ही मासूम, थोड़ी नकचढ़ी और थोड़ी सी केयरिंग भी है। दोपहर का वक्त सानिया अपनी माँ से मिलने सिटी हॉस्पिटल जाती है। उसकी माँ को प्राइवेट वीआईपी स्वीट में शिफ्ट कर दिया गया था। माँ अब खतरे से बाहर थी और आराम से सो रही थी। सानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बाहर आती है और रिसेप्शन पर डॉक्टर माथुर से मिलती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मेरी माँ की जान बच गई। मुझे थैंक यू मत कहो सानिया, थैंक्स अपने हस्बैंड मिस्टर कबीर मल्होत्रा को कहो। तुम्हें पता है, कल रात उनकी खुद की हालत इतनी खराब थी, फिर भी उन्होंने रात 3 बजे हॉस्पिटल के डीन को कॉल करके तुम्हारी माँ की सर्जरी की अपडेट ली थी। ही इज द जेम ऑफ द पर्सन। सानिया सन्न रह जाती है। सानिया मन में सोचती है, रात के 3 बजे जब वो खुद मौत से लड़ रहे थे, तब वो मेरी माँ की फिक्र कर रहे थे। जब मैं सो रही थी तब वो मेरी माँ के लिए डॉक्टर से बात कर रहे थे। सानिया के दिल जोर से धड़कने लगता है। कबीर बाहर से जितना पत्थर दिखता है, अंदर से उतना ही नर्म दिल है। सानिया के दिल में कबीर के लिए जो नफरत या गलतफहमी थी, वो एक पल में पिघल जाती है। शाम का वक्त, मल्होत्रा मेंशन। कबीर अपने स्टडी रूम में कुछ फाइल्स देख रहा था। उसे खांसते हुए देखकर सानिया हाथ में सूप का बाउल लेकर अंदर आती है। तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा गया है ना, फिर ये फाइल्स क्यों? मेरे पास से 5 दिन बचे हैं सानिया। मुझे अपने एम्प्लॉयज और दादी के लिए सब कुछ सेटल करके जाना है। आई डोंट हैव टाइम टू रेस्ट। सानिया के दिल में एक टीस सी उठती है। वो कबीर के हाथ से फाइल छीन लेती है। चुपचाप ये सूप पियो। कबीर चिढ़ते हुए बाउल उठाने वाला होता है कि तभी सानिया को कल रात वाला मैसेज याद आ जाता है। वो तुरंत बाउल में रखे चम्मच को देखती है। सूप का रंग थोड़ा अजीब लग रहा था।
रुको। वो कबीर के हाथ से बाउल झटक देती है। सूप जमीन पर गिर जाता है। कबीर गुस्से में खड़े होकर बोलता है, व्हाट द हेल सान्या, ये क्या बदतमीजी है? तुम पागल हो गए हो क्या? सानिया थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहती है, वो उसमें एक कीड़ा था। हाँ, कीड़ा था। मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनाकर लाती हूँ। सानिया तुरंत वहां से निकल जाती है, लेकिन कबीर उसे अजीब नजरों से देखता रहता है। सानिया किचन में जाती है और रामू काका, जो इस घर के पुराने नौकर है, उनसे पूछती है, काका, कबीर का सूप किसने बनाया था? रामू काका कहते हैं, बिटिया, मैंने तो बस सब्जियां काटी थी। सूप तो विक्रम बाबा यानी कबीर के चाचा के कहने पर उनके पर्सनल कुक ने तैयार किया था। सानिया का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। कुक? चाचा का धमकी भरा मैसेज और कबीर की बिगड़ती हालत। सानिया को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये सब एक चाल हो सकती है, कबीर को मारने की। सानिया मन में सोचती है, हो सकता है कि कबीर को कोई मारने की कोशिश कर रहा हो। कबीर को कोई बीमारी हो ही ना, कोई बार बार उसके खाने में जहर मिलाकर दे रहा हो उसे, ताकि वो धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाए। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी।